आज हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के बारे में तो आप सबने सुना होगा। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि नाजिज्म का राइज कैसे हुआ, नाजिज्म पार्टी का राइज कैसे हुआ और हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी। हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये आपको बहुत आपका एक पर्सपेक्टिव बनाएगा, ये चीज़ मेजरली वो है। और आपको यहाँ आप अब जितनी स्लाइड्स देखेंगे उसमें से आप कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें से थोड़ा आप नोट्स बना सकते हैं, तो आपके सारे डाउट मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत क्रिस्प बनाने की कोशिश की है इन स्लाइड्स को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब देखो, अब हुआ क्या था। पहला सबसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918 के टाइम पे। और उसका मेजरली ये हो गया था, मोटा मोटा आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप उसको एक स्टोरी की तरह समझें तो सारा का सारा जो दामोदर है, मतलब सारी की सारी चीजें हैं, वो जर्मनी पे थोप दी गई थी कि जर्मनी ही मेन कल्प्रिट था, जर्मनी ने ही सब किया। तो वो चीज हुआ था कि जर्मनी वहां पे ना बहुत डिवास्टेटेड हो गया था, सब चीजें सारे आरोप लग गए थे। मतलब ट्रीटी ऑफ वसाइल हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ वसाइल हुई थी, जहां पे जर्मनी को सारी चीजों से मतलब पनिश्ड किया गया था। जर्मनी विद हैवी रिपरेशन एंड टेरिटोरियल लॉसेस, मतलब उसकी जर्मनी भले बहुत बड़ा था, उसको बोला गया कि आप अपना टेरिटरी को कम करो। और उसके बाद अपनी बहुत सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जो लॉसेस थे वो जर्मनी को देने पड़े। तो उस टाइम पे एक द वेमार रिपब्लिक वाज फॉर्म बट इट वाज वीक। वेमार रिपब्लिक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, बट वो वीक थी, मतलब वो इन सब चीजों के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रही थी। ठीक है, और देखो उसके बाद अब ये जो मेजरली अगर आप तीन चीजों को देख सकते हैं, पहले तो वर्ल्ड वॉर, दूसरा जो वहाँ की गवर्नमेंट थी जो फॉर्म हुई थी वो वीक थी, तीसरा वसाइल में जो टेरिटरी और ह्यूमिलेशन जो फॉर्म मिली थी जर्मनी को, वो एक तरह से कारण था। नाजिज्म आप देखोगे, नाजिज्म का जो नाजी पार्टी होगी उसको बनने के पीछे ना धीरे धीरे ये रीजन बहुत बड़े थे। अब आप इस मैप को देख सकते हैं, टेररिस्ट टेकन अवे फ्रॉम जर्मनी बाय अलाइज बाय वर्ल्ड। अब देखो, अब ये गिवन टू पोलैंड हो गया, गिवन टू डेनमार्क, गिवन टू फ्रांस, कितनी बड़ी टेरिटरी थी, वो सब कुछ आपके हाथ से एकदम से चला गया। तो ये मेजरली धीरे 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 आपको समझ में आएगा, ये बहुत बड़े कारण थे हिटलर का राइज होने का। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फॉर जर्मनी, जर्मनी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। सबसे पहली बात, उसको ब्लेम किया गया उसके लिए। पहली बात तो जर्मनी एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जर्मनी ने इसको एक्सेप्ट भी किया। और रिप्रेजेंटेटिव पेड में ऐसा था कि उसको बहुत सारे लॉसेस जो था उसका, क्या बोलते हैं, पेमेंट लॉस हो गया, ये सब चीजें हो गई थी। टेरिटोरियल लॉस हुआ, टेरिटोरियल लॉस होता है कि टेरिटरी उसके हाथ से गई थी, जर्मनी लॉस की टेरिटरीज, बहुत सारी जो टेरिटरी। मिलिट्री जो थी, मिलिट्री को वहां पे कंस्ट्रेन कर दिया, आप देख सकते हैं मिलिट्री को यहाँ पे कंस्ट्रेन कर दिया था। मतलब ये बोला था कि अब आर्मी को आपको बहुत कम रखना है, देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट of soldiers which you can keep, and you will not keep air force with you, नेवी भी आपके पास नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजों को कट शॉर्ट कर देता ताकि जर्मनी दोबारा से इमर्ज ही ना हो पाए। ये मेजरली वो था। अब देखो, अब उसके बाद चलो ये चीज तो हुई। अब दूसरा हो गया, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया उस टाइम पे, एंड हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ वेरी सर्टेन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन द रेट ऑफ प्राइजेस गेट सुपर हाइक। ठीक है, वो उस टाइम पे ना कोई चीजों की प्राइजेस का एकदम से बढ़ जाना एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब जैसे क्या होता है कि आप ब्रेड लेने जा रहे हो, एक ब्रेड का एक मेन मेजरली एक प्राइस है ना, तो वहां क्या हो जाता है हाइपर इन्फ्लेमेशन में कि ब्रेड के प्राइस, जैसे मान लो कल 5 रुपए का ब्रेड था, अब एकदम से हाइपर इन्फ्लेमेशन में जब इकोनॉमी एकदम से डिक्लाइन होती है, तब वो ब्रेड का प्राइस 500 हो जाएगा, आपको 500 रुपए ऐसे देने पड़ेंगे। तो वो हो जाता है कि महंगाई एकदम से ही बढ़ जाना। मतलब और मेजरली इसमें ऐसा क्या रहता है कि आपको ना बहुत एक छोटी सी चीज के लिए भी ना बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज हो गई थी कि इकोनॉमी एकदम डिक्लाइन हो गई थी, जो मनी की जो वैल्यू थी वो भी एकदम से हो गई थी। देखो, मैसिव इन्फ्लेशन बिगिंस, यहाँ पे 1920 में मैसिव इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई बढ़ गई थी, जो मनी था उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू थी वो बहुत हो गई थी। देखो, मनी लॉसेस वैल्यू, मनी लॉस्ट इज वैल्यू लीडिंग टू एक्सट्रीम कैश नीड्स। अब मनी ने क्या था, अपनी जो उसकी थी, जैसे डॉलर की वैल्यू अगर हम लगाया जाए, अभी एकदम से मनी, डॉलर को कंपेयर किया जाए रुपी से, तो जैसे जैसे रुपी अगर डॉलर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो हमें उसके लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। सेम वो होता है कि हर किसी कंट्री की एक करेंसी रहती है, अगर उसकी एक वैल्यू रहती है, अगर 500 के नोट की एक वैल्यू है कि इतनी चीजें उसमें मिलेंगी,
फिर एकदम से अगर 500 की नोट की वैल्यू ही ना रहे, तो आपको पता नहीं कितने ही पैसे रखने पड़ेंगे, आपको अपनी जेब में ना छोटी छोटी चीजें लेने के लिए बहुत सारे नोट लगेंगे, वो लगेंगे। तो ये चीज वहां पे हो गई थी। लोगों ने ना, मतलब लोग ऐसे ऐसे हो गए थे, व्हील बोरोज ऑफ कैश नीडेड, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए ना लोग ऐसे पैसे का ना बड़ा सा मतलब बहुत सारे पैसे लेके चलते थे, थोला मतलब थैला भर भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे लोगों को। ऐसी वहां पे क्या हो गई थी। उसके बाद और क्या हो गया था, ग्रेट डिप्रेशन वर्सन सिचुएशन। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन जो था वो भी आ गया था अमेरिका में। अमेरिका एक तरह से बैंक करप्ट हो गया था, वहां पे ग्रेट डिप्रेशन हो गया था 1929 में। तो उसने और ये वर्सन कर दी सिचुएशन को, और ज्यादा खराब कर दी कि ग्लोबली भी अब पैसा नहीं है लोगों के पास। कि ऐसा था कि भाई बाहर से ले सकते थे, वो भी नहीं ले सकते। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, 6 मिलियन। सोच सकते हो आप, 6 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, और लगभग 60 लाख 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जिस कंट्री में इतने सारे लोग एकदम से बेरोजगार हो गए। अब ये आप सोच रहे होगे क्या पता ये नंबर आपको बहुत बड़ा नहीं लग रहा, बट एट दैट टाइम और उस सिचुएशन के हिसाब से सोचो, जब पॉपुलेशन मतलब इससे 2-3 गुना होगी और उसमें से इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी। अनएम्प्लॉयमेंट टू 6 मिलियन हाईलाइटिंग इकोनॉमिक डिस्पैच, तो कितना ज्यादा इकोनॉमी में हो गया था कि भाई पैसा ही नहीं है लोगों को सैलरी देने को। अब उसके बाद देखो, अब आता है हिटलर का राइज होता है। अब देखो ये सब चीजें हो गई, तो कोई ना कोई तो इंसान आएगा, कोई ना कोई तो आइडियोलॉजी लेके आएगा। सेम अब हिटलर लेके आया चीजों को कि वो सुधारने के लिए। अब पहले हिटलर के बारे में पढ़ लें। हिटलर एज एक्स हिटलर एज एक्स सोल्जर। हिटलर क्या था, पहली बात तो जर्मन आर्मी में एक सोल्जर था। अब उसने क्या था, हिटलर ने ये सब चीजें देखी थी, वर्ल्ड वॉर में क्या क्या चीजें हुई। तो हिटलर डिसकंटेंट विद जर्मनीज डिफीट। पहली बात तो हिटलर को अपनी डिफीट, और दूसरा जो इतनी सारी जो चीजें माननी पड़ी, वो चीज हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अब हिटलर ने क्या किया, नाजी पार्टी को ज्वाइन किया। हिटलर इन्वॉल्वमेंट इन नेशनलिस्ट पॉलिसी। अब धीरे धीरे हिटलर ने वहां से आर्मी से जब वो निकला ना, तब उसके बाद उसने आर्मी पॉलिसीज पे मतलब सॉरी आर्मी पॉलिसीज नहीं, नेशनलिस्ट पॉलिसी पे आया कि भाई हम, उसका एक आइडियोलॉजी थी कि हमें अपने देश को ऐसे बढ़ाना है, हमें ये चीज करनी है, हमें हमें चीजों को एक्सपेंड करना है, बहुत सारी उसकी आइडियोलॉजी थी। तो उसने इसके बाद एक बार ना उसने कूप अटेम्प्ट भी किया था, मतलब कूप अटेम्प्ट मतलब उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसको हटाने की कोशिश भी की थी। जो उसको बोलते हैं बियर हॉल, ये पहुंच ये रहा, ये चीज ना यहाँ पे की थी। अब उसमें क्या हुआ था, ये देखो, हिटलर्स फेल्ड कूप अटेम्प्ट इन 1925, मतलब एक तरह से उस टाइम पे ना उस चुनिंदा गवर्नमेंट को, नाजी जो गवर्नमेंट के वर्कर्स थे वो एकदम से आ गए थे कि भाई इनको हटा के रहेंगे हम लोग। और पर वो फेल्ड अटेम्प्ट था जिसके लिए हिटलर जेल भी गया। अब जेल में जाते जाते हिटलर ने, चलो भाई जेल चले गए हिटलर, बट इस चीज ने ना बहुत इम्पैक्ट लोगों पे आया, कि लोगों को क्वेश्चन आया कि ये कौन इंसान है, जो क्या चाहता है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सब चीजें लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होने लगी। तो हिटलर ने लिखी अपनी अपनी आइडियोलॉजी वाली मेन कैंप। ये मेन कैंप जो है, इसने वहां पे जेल में बैठ के लिखी हिटलर्स आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टो क्रिएशन, मतलब उसने एक बुक लिखी वेयर हिज आइडियोलॉजी, मतलब ही हैज प्रेजेंटेड हिज आइडियोलॉजी, हिज व्यू, कि क्या क्या चीजें हैं, एंड हाउ जर्मनी कैन बी अ सुप्रीम पावर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज जो जर्मनी को फेस करने पड़े, एंड हम उसको कैसे करें। अब देखो, नाजी गेन सपोर्ट। अब भाई नाजी, क्योंकि इंक्रीज नाजी सपोर्ट पोस्ट ग्रेट डिप्रेशन, अब हो गया भाई ग्रेट डिप्रेशन भी हो गया, ये हो गया, पर अब नाजी पार्टी को सपोर्ट मिलने लगा कि भाई ये कुछ अलग सोच रहे थे, ये एक तरीका ढूंढ रहे थे जिससे जर्मनी दोबारा से आगे आए। अब हम वो भी देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या, इनकी आइडियोलॉजी में क्या क्या था। अब हिटलर बिकम चांसलर, हिटलर चांसलर बन गया था एक तरह से। आप कह सकते हो सुप्रीम पावर हिटलर को मिल गई थी, उसलिए चांसलर होते थे। तो 1933 में हिटलर चांसलर बन गया था। अब देखो, अब दूसरा, अब हम पढ़ेंगे कि नाजी आइडियोलॉजी क्या है। अब नाजी किस आइडियोलॉजी पे चल रहा था और लोगों को वो क्यों पसंद आ रही थी। सबसे पहली बात, पहले था यूथ इंडोक्ट्रिनेशन। मतलब अब ये था कि यूथ को वो क्या कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे, बट अब उन यूथ को कर रहे थे एजुकेटिंग यूथ टू अडॉप्ट नाजी नाजी बिलीव्स पे जो था ना, यूथ को वो करा रहे थे कि एजुकेशन जो उनकी पॉलिसी थी, वो उन लोगों ने इस तरह से चेंज कर दी थी कि जो वो चाह रहे थे, जो उनकी सोच थी, वही वो करें वहां पे, वही यूथ सीखे, वही वो करें चीजें। देखो अब क्या क्या थी। पहली बात तो रेशियल सुप्रीमेसी, believes in the आर्यन रेस एज द मास्टर रेस। अब देखो क्या था, जर्मनी में बहुत तरह के लोग रहते थे। मेजरली जो प्योर जर्मन, मतलब आर्यंस जो कहते थे वो लोग, तो वो लोग भी थे, वो बहुत सारी तादाद में थे, बट जूस भी थे और अदर रिलीजन के लोग भी थे। तो आज जो हिटलर था उसका ये मानना था कि हमें अपने देश को अगर बढ़ाना है, तो हमें सिर्फ जो जर्मन प्योर जो आर्यंस है, जर्मन के प्योर रेजिडेंट्स है, सिर्फ उन्हीं को ही
रहने का वहाँ हक है, बाकी लोगों को कोई हक नहीं है। तो उसका ये था कि हम लोगों को कम करने हैं लोग और इन्हीं लोगों को रखना है। तो रेशियल सुप्रीमेसी को मानता था वो। अब देखो प्रोपोगेंडा, यूज ऑफ मीडिया टू स्प्रेड नाजी। अब उसने अपनी जो मीडिया था कि भाई मीडिया कवरेज होता है ना मेन, की किसी भी बात के बारे में बताया जाए, टू शो समथिंग यू नीड टू हैव समबडी। अब तो मीडिया जो थी उस पे उसने बहुत कंस्ट्रेन कर लिया था। जो वहाँ पे अगर कुछ भी टेलीकास्ट होता था वो होता था, वो नाजी पार्टी की अच्छाई ही बताता था। और जूस पे जो चीजें चल रही थी, जो जो उसके ऊपर वो आ रहे थे, मतलब जूस के खिलाफ, जो जूस पे जो जो अत्याचार हो रहे थे, उन सबको नहीं दिखाता था, क्योंकि बिकॉज पूरी मीडिया ही उसने कंट्रोल कर ली थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, तो उस टाइम पे तो ऐसे पोस्टर्स भी बनाए जाते थे कि वेयर दे शो आर्यंस एज सुप्रीम, वेरी सुप्रीम टुवर्ड्स द जूस। एंड जूस को ना ऐसा पोर्ट्रे किया जाता था जैसे होता है ना कि दैट ही जूस आर द डेवल्स। ऐसे पोस्टर्स जो थे हिटलर ने उस टाइम पे बनाए थे। तो ही वाज इन, मतलब इतना ज्यादा वो नफरत करता था जूस से, और इतनी चीजों को ऐसे उसने फैला रखा था। अब आपको जूस अगर, मतलब आप यहूदी लोग समझ लो, इन हिंदी ये कह सकते हैं। और अब अभी अगर आप जूस को देखेंगे तो वो अभी इजराइल में जो है वो उन्हीं की कंट्री है, पूरी जूस की कंट्री है। ठीक है। अब देखो, अब उन्हें क्या कहता, स्कैप्यूगेटिंग, मतलब ब्लेमिंग जूस, कम्युनिस्ट एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वो इन चीजों को ब्लेम करता था, कि वो बोलता था कि उनके पीछे जो उनकी कंट्री अगर नहीं आगे बढ़ रही है, तो पहली बात तो जूस है उनकी वजह से, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो वर्साइल की जो ट्रीटी थी, वो उसको वो ब्लेम करता था। तीन चीजों पे वो चलता था। अब देखो मिलिट्रिज्म, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन। अब उसने क्या था मिलिट्रिज्म, मतलब उसने ये कर दिया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी मिलिट्री बनानी है। मींस दैट जो जो वो रहते थे, जर्मन्स रहते थे, उसमें ये बोलता था कि एवरी वन शुड बी अ पार्ट, मतलब जो भी जो यंगस्टर्स हैं वो हैं, वो ना आर्मी का पार्ट होने चाहिए। मतलब कुछ कुछ टाइम की ना उनको ट्रेनिंग, कंपलसरी ट्रेनिंग थी उस टाइम पे, कि आर्मी में आपको जाना ही जाना है, कुछ टाइम आपको सर्व करना ही करना है। तो जितने यंग लड़के थे उनको प्रमोट किया जाता था टू बी इन आर्मी। वो चाहता था आर्मी का एक्सपेंशन करना चाहता था, जो उसको रिस्टेन कर चुका था, वो ये सब चीजें वहां कर रहा था। अब देखो, अब हिटलर का आप देखेंगे, देखो अब धीरे धीरे हिटलर ने क्या क्या चीजें की। अब हिटलर्स एग्रेसिव एक्सपेंशन एंड डिसेंट सेपरेशन। अब देखो उसने क्या किया सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए। अब अगर आप चाहते हैं एक सरकार, मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक जगह पे आप सब सब आपकी आइडियोलॉजी से माने, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे एलिमिनेट करेंगे अपने अपोजिशन को। हिटलर एलिमिनेटेड पॉलिटिकल पोजीशन थ्रू द अनेबलिंग एक्ट। ठीक है। उसने क्या कर दिया था कि सारी जो पॉलिटिकल जो पार्टी थी, अब सिर्फ हिटलर की ही पार्टी थी और उसी की आइडियोलॉजी सुनी जाएगी, दूसरी पार्टीज की वो नहीं सुनता था, तो उनको एलिमिनेट किया उसने। यूज ऑफ गेस्टोपो। ये मतलब क्या होता है गेस्टोपो, मतलब एक तरह से एक सीक्रेट आर्मी थी उस टाइम पे, जो नाजी आर्मी कह सकते हैं। वो सीक्रेटली वर्क कर रही थी और देख रही थी कि कौन है जो हिटलर के खिलाफ है, कौन है जो अपोनेंट में आ रहे हैं। तो वो उन सबको ना कंट्रोल करती थी, मतलब उन सबको बताती थी ये कर रहे हैं तो उनको एग्जीक्यूट करना, या मतलब उनको एक तरह से हटाना, ये सब काम कर रही थी वो। दूसरा था मिलिट्री एक्सपेंशन। हिटलर एक्सपेंडेड द जर्मनी मिलिट्री सिनेरियो। जब उसने क्या कि मैंने आपको जैसे बताया था ना कि हिटलर का मानना यही था कि हर एक बच्चा जो होता है, जो जर्मनी का जो बच्चा वो रहेगा, जो जर्मन बर्थ रहेगा, उसको ना मिलिट्री में सर्विस अब करना है। तो उसने क्या किया, मिलिट्री एक्सपेंड किया, जिस चीज पे उसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल से रोका गया था। एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसने ऑस्ट्रेलिया को एनेक्स किया। और भी बहुत सारी जो साइड की कंट्रीज थी ना, उसने उनको धीरे धीरे एनेक्स करना चालू किया, जिसमें पोलैंड भी आता है, अपना देखते हैं क्रोएशिया भी आता है, और भी चीजें हैं, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, इन सबको उसने ना धीरे धीरे एक्वायर करना चालू किया। अब देखो एनेक्सेशन ऑफ स्लोवाकिया, स्लोवाकिया को उसने किया 1939 में। और मेजरली जब था इन्वेजन ऑफ पोलैंड। अब जैसे ही 1939 में उसने पोलैंड को इन्वेज किया ना, तो फिर भारी जो कंट्रीज थी, जो अलाइड कंट्रीज थी, उनको वो हो गया कि भाई अब तो ये खतरा है, अभी तो धीरे धीरे एक्सपेंड करता जा रहा है और एक दिन हमको भी ये वो कर लेगा ना, हमारी ये अपनी आर्मी भी बढ़ा रहा है, ये चीजें भी एक्सपेंड कर रहा है, तो धीरे धीरे हमारे लिए भी खतरा है। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत तब से होना चालू होगी। अब देखो इसने क्या क्या, देखो एरिया कंट्रोल बाय नाजी जर्मनी 1942 में। 1942 में एरिया देखो आप, पूरे रेड पोर्शन से ये पूरा है, फिनलैंड है, पोलैंड है, फ्रांस है, ये सारी जगह ना ये हिटलर के कब्जे में हो गई थी। सोचो वो कितना छोटा सा इलाका था, जब उसके पास पोलैंड भी नहीं था, ये भी नहीं था, पर उसने सब कुछ अपने अंडर कर लिया था।
अब उसके बाद क्या किया? अब देखो सोसाइटी में क्या क्या इम्पैक्ट हुए, नाजिज्म जो आइडियोलॉजी थी उसका सोसाइटी में क्या सोसाइटल इम्पैक्ट और नाजिज्म। पहली बात तो उसने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स आपने कभी सुना होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जिसमें जैसे ना जो जूस थी, माइनॉरिटीज थी, उनको इम्प्रिजेंट किया जाता था। उनको मतलब कई बार तो इम्प्रिजमेंट नहीं, क्या मतलब एग्जीक्यूशन ही कर देते थे वो लोग वहां जाके किसी ना किसी तरीके से। उनको मार देते थे, गैस चेम्बर्स बना रखे थे, और भी तरीके से उनको ह्यूमिलेट करते थे। वो बहुत सारी चीजें थी। देखो जूस परसिक्यूशन, देखो एंटी सिमेट्रिक लॉज, मतलब जूस के खिलाफ लॉ बनाए हुए थे वहां पे। ठीक है, जूस के खिलाफ उन लोगों ने ना लॉ बना रखे थे, एंटीसिमेट्रिक लॉ थे जो अगेंस्ट जूस थे, मतलब उनको बेसिक चीजें ना देना, सहूलियतें ना देना, और बहुत सारी चीजें जो उनके खिलाफ वो करके थी। अब देखो, अब उसमें था गिटोज टारगेटिंग जूस, मतलब पुअर कंडीशंस, मतलब कह सकते हो इसका मतलब इसका मतलब कि ऐसी पुअर कंडीशन और कंट्री के आउटसाइड में ही उनको चीजें दी जाती थी, पुअर कंडीशन में रखा जाता था, उनकी कोई मांग नहीं मांगी जाती थी। अब उस टाइम पे देखो, अब वहां पे क्या था, वुमेन्स रोल आप समझो, वुमेन्स का क्या रोल था। अब वहां पे वुमेन्स का रोल था कि यू नीड टू गिव बर्थ टू प्योर आर्यंस, टू प्योर जर्मन्स, उन लोगों का ये था। एंड ऐसा था कि मतलब उस पे तो प्राइजिंग भी देते थे, बहुत सारी चीजें प्राइजेस भी देते थे कि दैट इफ अ सर्टेन मदर गिव्स बर्थ टू अ सर्टेन सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो शी विल बी अवॉर्डेड, उसको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। मतलब ये मेन ये था कि जो मदर का था वो मतलब ये तो करता था, ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट वुमेन मदर, पर उसके लिए सिर्फ यही मानना था कि वो बच्चे पैदा करें, उनको रेज करें और ये सारी चीजें करें, और उसके लिए उनको सहूलियतें देता था वो। देखो, वुमेन एक्सपेक्टेड टू रेज प्योर जर्मन चिल्ड्रन। और एजुकेशन क्या था? एजुकेशन थी सारी नाजी आइडियोलॉजी पे, सारी उन्हीं चीजों को बताया जाता, जूस से हेट्रेड, और जर्मनी को आगे बढ़ाना है तो हमें प्योर रेस चाहिए, ये नहीं सब चीजों पे चलता था। मिलिट्री के एक्सपेंशन के लिए कि यू नीड टू ट्रेन फॉर मिलिट्री, ये सब चीजें थी। अब देखो, अब देखो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ जूस एक्सटर्मिनेशन। अब जूस को कैसे, जूस लोगों को कम करते थे, ये देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। अब उनका क्या था भाई, उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स स्टेब्लिश किए गए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स मतलब वो कुछ भी बोलते थे कि मेडिटेटिंग कैंप, या फिर उन लोगों को सुधार गृह बोल सकते हो, बोलते थे। बट उनकी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत ज्यादा ही वहां पे मतलब एग्जीक्यूशन ही होता था उनका एक तरीके से। मान लो ये पहले जूस इतने थे, देखो ये देखो, फिर धीरे धीरे कम होके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जाके ये सब चीजें देखो, ओवर 6 मिलियन मर्डर्ड। ये फिगर तो उस टाइम पे ऐसा होगा कि सोचो, रिपोर्ट्स में आया होगा, ये फिगर तो कैलकुलेट हुआ होगा, इससे पता नहीं कितना ऊपर का वो होगा। 6 मिलियन समझ रहे हैं आप, 60 लाख लोगों को तो मर्डर ही कर दिया गया। सर्वाइवर्स एक्सपीरियंस ट्रॉमा, और जो सर्वाइवर जो बच गए होंगे उस टाइम पे, उनके मन में क्या ट्रॉमा होगा, क्या वो होगा। अब ये जो देख रहे हैं आपको, अब अपने लेफ्ट साइड को देखें, यहाँ पे ना ये सारे शूज हैं। अब ये शूज किसके हैं? ये शूज सारे वही हैं, सब जूस के ही हैं। बस उनके शूज ऐसे फेंक दिए जाते थे, उनको एग्जीक्यूशन करने के बाद ये पूरा पाइल ऑफ शूज है, पता नहीं करोड़ों की तादाद में शूज है। तो ये था। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखो, ये बच्चे यहाँ पे, बच्चे तक वहां पे जूस में थे जो थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। तो इतनी हालत चीजें खराब हो गई थी। अब देखो, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इवेंट्स। अब देखो, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1939 से 1942, मतलब 1939 से 1942 के बीच में ना, तब तक वर्ल्ड वॉर चला। अब देखो, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, सॉरी, 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। और देखो, अब ये था एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकंड हुआ, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल। अब देखो ये चीजें हुई कि भाई, अब जैसे जैसे पावर आ गई ना लोगों के, फिर वर्ल्ड वॉर जो चालू हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो हिटलर ने क्या किया। अब दुनिया को पता लग गया कि भाई वो क्या चीजें कर रहा है, तो हिटलर ने सुसाइड की 1945 में, एंडिंग हिज रीजन। क्योंकि अब जो क्या हो गया था, सारी जो अलाइड दूसरी पावर्स थी, उन लोगों ने अटैक कर दिया था हिटलर पे, उसकी सारी टेरिटरीज ले ली थी, सारी चीजें वो हो गई थी, दुनिया को पता चल गया था कि वो क्या कर रहा है। तो 1945 में जब उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे, तो ही हैज डन अ सुसाइड, उसने भी सुसाइड कर ली। और जितने नाजी आइडियलिज्म वाले लोग थे, तो वो नुरम्बर्ग ट्रायल्स चला था उनको। नुरम्बर्ग ट्रायल्स में क्या हुआ था, उनके खिलाफ जो अकाउंटेबिलिटी आई थी, दैट कुछ को तो वो कर दिया गया, प्रोसिक्यूट किया कर दिया गया,
ट्रायल्स चले उनके ऊपर, उनको अकाउंटेबिलिटी भाई आपने जो जो किया सब चीजें वो हुई, ट्रायल्स हुआ उनके ऊपर। और जो डिवीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को दो पार्ट में उस टाइम पे डिवाइड कर दिया, वो था ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो इससे हम क्या सीखते हैं, लास्ट में ये है कि हम इस चीज से सीखते क्या है। अब हम इस चीज से यही सीखते हैं कि मतलब एक तरह से वो रूल क्या था, वो रूल कौन सा रूल था, वो वो था जिसमें ह्यूमन राइट्स नहीं थे। ठीक है, हिटलर वाज अ डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब क्या होता है, अ सिंगल पर्सन कंट्रोलिंग अ होल नेशन विद हिज ओन आइडियोलॉजी। ठीक है, खुद की ही चीजें सुनना, मतलब किसी और कोई इलेक्शन इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो वो चीज थी। तो उस टाइम पे ना डेमोक्रेसी थी। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो भाई अगर आप में कुछ बुरा कर रही है तो अगली बार नई गवर्नमेंट आएगी, नया कुछ होगा, डिस्कशन होता है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ह्यूमन राइट वायलेशन था, ह्यूमंस के तो कोई राइट ही नहीं थे, जूस के तो कोई राइट ही नहीं थे। तो ये चीज थी। तो हमें यही लर्न करने की जरूरत है कि मतलब हिस्ट्री हम पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हम पुरानी चीजों से सीखें, हमें क्या चीज नहीं करना है, क्या चीज क्या हो सकती है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कि भाई हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में अब कभी हिटलर होगा ही नहीं, ऐसा कोई इंसान आएगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज को ध्यान रहेगा ना कि ऐसा हुआ था हिस्ट्री में। तो लोग इस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई उसके बाद भी। तो ये सब चीजें हैं। तो मोस्टली अब ये है कि इस चैप्टर में मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो आपको बहुत इजी होगा। एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज फिगर्स, जो है ना बहुत इजी फिगर्स, इजी टू गो फिगर्स बनाए हैं मैंने, और बहुत ही कम वर्ड्स में कोशिश की है चीज़ों को समझाने की। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट बार मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलो, बाय बाय।